अस्सलाम एवरीवन, वी आर राइट बैक विथ आवर नेक्स्ट वीडियो। मेरे ख्याल से मेंस्ट्रुएशन साइकिल या फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल समझने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप उसको चार्ट बना के याद करें। तो ये मैंने एक चार्ट बनाया है जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड है, चेंजेस इन द ओवरी हैं, ओवरी के अंदर जो जो चेंजेस आती हैं, ओवेरियन हार्मोन्स का क्या कहाँ पर कौन से होंगे या क्या होंगे वो है, और यूट्रस के अंदर जो चेंजेस आती है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो ये एक मैंने चार्ट बनाया है जो मेरे नज़रिए में बहुत ही अच्छा तरीका है मेंस्ट्रुअल साइकिल को याद करने का। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। इट इज दिस साइकिल ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन विच फीमेल प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर द प्रेगनेंसी एंड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी के लिए फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक साइकिल होती है जिसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल का दूसरा नाम रिप्रोडक्टिव साइकिल भी है। तो हम जो है वो यहाँ से शुरू करेंगे कि सबसे पहले क्या होता है जब बॉडी के अंदर हमारे पास लो प्रोजेस्टेरोन होता है। जब फीमेल के अंदर लो प्रोजेस्टेरोन होता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो एंडोमीट्रियम है, व्हाट इज एंडोमीट्रियम? एंडोमीट्रियम, एंडो मीन्स इनसाइड, मीट्रियम मीन्स द वॉल ऑफ द यूट्रस। यूट्रस की इनसाइड अंदर वाली वॉल को हम एंडोमीट्रियम कहते हैं, उसका ब्रेकडाउन होता है। लो प्रोजेस्टेरोन की वजह से जब एंडोमीट्रियम हमारे पास ब्रेक होता है तो उस पीरियड को हम क्या कहते हैं? उस पीरियड को हम जो है वो मेंस्ट्रुएशन पीरियड कहते हैं या मेंस्ट्रुएशन फेज कहते हैं। तो दिस इज अवर मेंस्ट्रुएशन फेज जो कि हमारे पास चलता है 1 to 5 डेज के लिए। और यही मेंस्ट्रुएशन फेज है जिसके अंदर हमारे पास वेजाइनल ब्लीडिंग होती है। कितने दिन के लिए? 3 to 5 डेज के दरमियान ब्लीडिंग हो सकती है। तो क्या होता है सबसे पहले मेंस्ट्रुअल फेज में? मेंस्ट्रुअल फेज में लो प्रोजेस्टेरोन होता है, ओवेरियन हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन। लो प्रोजेस्टेरोन होने की वजह से हमारे पास क्या होता है? एंडोमीट्रियम की ब्रेकडाउन होती है। तो एंडोमीट्रियम की जब ब्रेकडाउन होती है तो वो सारे सेल्स जो ब्रेकडाउन हुए हैं एंडोमीट्रियम से वो सारे वेजाइना के थ्रू बाहर आते हैं, जिसको हम मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं, जो फर्स्ट फेज है जो 1 to 5 डेज तक चलता है। अब ये लो प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? ब्लड के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे पास रिलीज करता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो फॉलिक्यूल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये क्या करते हैं हमारे पास? ये हमारे पास जो ओवरी है उसके अंदर जो है वो प्रोलिफ्रेशन करते हैं फॉलिकल्स की, और एक बड़ा सा फॉलिकल बना देते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? जिराफियन फॉलिकल। जिसको हम कहते हैं जिराफियन फॉलिकल। जिराफियन फॉलिकल इज नथिंग, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ओवरी है, उसके अंदर ये फॉलिकल्स हैं। तो एक फॉलिकल हमारे पास बहुत बड़ा हो जाएगा जिसको मैं क्या कहता हूँ? जिसको मैं डोमिनेटिंग जो है वो फॉलिकल कहता हूँ। वो डोमिनेटिंग फॉलिकल जो है डेवलप होगा और बाकी सारे डिजनरेट हो जाएंगे, और इस बड़े फॉलिकल को मैं कहता हूँ जिराफियन फॉलिकल। तो एक एफएसएच जब लो प्रोजेस्टेरोन होगा वो पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, एंटीरियर लोब को। पिट्यूटरी ग्लैंड एफएसएच रिलीज करेगी जो ओवरी के फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करेंगे कि ग्राफिन फॉलिकल बने। ये ग्राफिन फॉलिकल क्या करता है? ये ग्राफिन फॉलिकल हमारे पास हार्मोन रिलीज करता है जिसको हम कहते हैं एस्ट्रोजन। तो फॉलिकल से रिलीज होता है हमारे पास, क्या रिलीज होता है फॉलिकल से? ग्राफिन फॉलिकल से हमारे पास रिलीज होता है एस्ट्रोजन। और वो एस्ट्रोजन क्या करता है? एंडोमीट्रियम जो ब्रेकडाउन हुई थी मेंस्ट्रुअल साइकिल में, वो 5वें दिन के बाद एस्ट्रोजन के हाई लेवल की वजह से वो क्या होती है कि हमारे पास एंडोमीट्रियम दोबारा थिक होना शुरू हो जाती है। और एंडोमीट्रियम की इस बार जो अभी जो थिकनेस होगी वो 1 to 3 to 4 मिलीमीटर तक हो सकती है। तो ये हमारे पास जो है वो डेवलप होना शुरू होगी। कौन? हमारे पास एंडोमीट्रियम। तो ये हमारे पास दूसरा फेज है। फॉलिकल बना, फॉलिकल ने एस्ट्रोजन रिलीज किया, इस वजह से हम इसको फॉलिकुलर फेज भी कहते हैं। इसमें एंडोमीट्रियम बनना शुरू हो रही है या फॉलिकल प्रोलिफरेट होके बन रहे हैं, इस वजह से इसका दूसरा नाम है प्रोलिफरेटिव फेज भी कहते हैं। और ये फेज कितने दिन तक चलता है? ये फेज हमारे पास 6 to 12 डेज तक चलता है।
6 to 12 to 13 डेज तक ये फेज़ हमारे पास चलता है, जिसको हम फॉलिकुलर फेज़ कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारे पास लो प्रोजेस्टेरोन है। लो प्रोजेस्टेरोन कहाँ पर गया, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को पता चला कि भाई बॉडी के अंदर लो प्रोजेस्टेरोन है, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल फेज़ हुआ है। उसने क्या रिलीज़ किया, उसने ऊपर से रिलीज़ किया FSH। अब ये FSH क्या करेगा, ये FSH जाके ओवरी के अंदर जाएगा और ओवरी के अंदर वो ग्राफियन फॉलिकल बनाएगा। ये ग्राफियन फॉलिकल कैन ऑल्सो रिलीज अ हार्मोन जिसको हम ईस्ट्रोजन कहते हैं, और फिर वो ईस्ट्रोजन हमारे पास क्या करता है, यूट्रस में एंडोमेट्रियम को प्रोलिफरेट करवाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से इस फेज को हम प्रोलिफरेटिव फेज भी कहते हैं। फॉलिकल से एस्ट्रोजन निकला है, FSH ने भी फॉलिकल को ही मैच्योर किया है, तो इस वजह से इसका मेन नाम जो है वो फॉलिकुलर फेज ही है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, जब हमारे पास बॉडी के अंदर हाई ईस्ट्रोजन होता है, तो हाई ईस्ट्रोजन जाके पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है और वो कहता है कि भाई अब मैं बहुत ज़्यादा हूँ, ईस्ट्रोजन बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा हूँ ब्लड में, तो FSH की रिलीज डिक्रीज कर देता है और LH जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है उसकी रिलीज को वो बढ़ा देता है। क्या होता है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास ग्राफियन फॉलिकल बन गया है, एट अ टाइम एक मदर एक बेबी कंसीव कर सकती है, तो हमें दूसरा ग्राफियन फॉलिकल नहीं चाहिए। तो ईस्ट्रोजन जब ग्राफियन फॉलिकल रिलीज करेगा तो ईस्ट्रोजन का इनहिबिटरी इफेक्ट है FSH पे, वो पिट्यूटरी पे जाएगा और FSH के रिलीज को कम कराएगा। और कौन से रिलीज को बढ़ाएगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है हमारे पास उसके रिलीज को बढ़ाएगा। ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या कराएगा, जो हमारे पास ग्राफियन फॉलिकल है इसको ब्रस्ट करवा के इसके अंदर से जो एग है या सेकेंडरी ओवम है उसको रिलीज करवाएगा। तो इस फेज को, इस पूरे फेज को, इस प्रोसेस को जिसमें ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ग्राफियन फॉलिकल से एग निकालता है, उस फेज को हम कहते हैं ओव्यूलेशन फेज। और याद रखिएगा ये ओव्यूलेशन फेज हमेशा 14th डे पर ही होती है। ये जो ओव्यूलेशन फेज है वो हमेशा 14th डे पर ही होती है। तो इस वजह से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने क्या किया, ग्राफियन फॉलिकल्स में से एक को रिलीज करवाया, और ये एक जब ग्राफियन फॉलिकल ने एक को रिलीज करवाया तो एंडोमेट्रियम जो 3 to 4 मिलीमीटर तक डेवलप हुई थी वो और ज़्यादा डेवलप हो जाएगी। इट इज़ समथिंग लाइक कोई नया सा बेबी कंसीव करना है तो एंडोमेट्रियम बहुत ज़्यादा थिक होती जा रही है, अराउंड 5 to 6 मिलीमीटर थिक एंडोमेट्रियम हो जाएगी। और एंडोमेट्रियम थिक इस वजह से हुई है कि हमारे पास जो है उसको बेबी को कंसीव करना है, अपने पास होल्ड करना है, तो उसका थिक होना बहुत ज़रूरी है। एक तो वो थिक होगी और दूसरा इस फेज़ में वो ग्लैंडुलर भी होगी, उसके अंदर बहुत ज़्यादा ग्लैंड्स होंगे। तो अब तक क्या हुआ, सबसे पहले लो प्रोजेस्टेरोन की वजह से हमारे पास एंडोमेट्रियम ब्रेक हुई थी और ब्लड और डेड सेल वेजाइना से बाहर आए थे। फिर वो जो लो प्रोजेस्टेरोन था वो पिट्यूटरी ग्लैंड पर गया और उसने FSH को रिलीज़ करवाया। FSH ने ओवरी में से ग्राफियन फॉलिकल जो है वो उसको डेवलप किया। ग्राफियन फॉलिकल ने ईस्ट्रोजन को रिलीज़ करवाया और ईस्ट्रोजन ने क्या किया कि हमारे पास एंडोमेट्रियम को बढ़ाया। क्योंकि इस फेज़ में फॉलिकल्स, ग्राफियन फॉलिकल डेवलप हुआ, इस वजह से जो है वो उसको हम फॉलिकुलर फेज़ भी कहते हैं। और इसने जो है वो ईस्ट्रोजन को रिलीज़ करवाया जिसने एंडोमेट्रियम को प्रोलिफरेट करवाया, इस वजह से प्रोलिफरेटिव फेज़ भी कहते हैं। तीसरी, हमारे पास जो ग्राफियन फॉलिकल है वो जो जिसमें से ईस्ट्रोजन निकला है और हाई ईस्ट्रोजन हुआ है, वो हाई ईस्ट्रोजन जो है वो FSH की रिलीज को कम करवा देगा। क्यों? क्योंकि हमें दूसरा ग्राफियन फॉलिकल नहीं चाहिए, एक ही काफ़ी है जिसमें से अब ओव्यूलेशन होनी है, तो उसके लिए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज होगा। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कब रिलीज होता है? जब FSH कम और ईस्ट्रोजन ज़्यादा है, तब हमारे पास ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज होता है। और जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो ग्राफियन फॉलिकल में से एक को रिलीज करवाता है, जिस प्रोसेस को मैं क्या कहता हूँ, ओव्यूलेशन कहता हूँ। अब ये जो ग्राफियन फॉलिकल है जिसमें से एक रिलीज हो गया है, ये डीजनरेटिव पार्ट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल इज नोन एज कॉर्पस ल्यूटियम। व्हाट इज कॉर्पस ल्यूटियम? कॉर्पस ल्यूटियम इज नथिंग बट द डीजनरेटिव पार्ट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। जो ग्राफियन फॉलिकल टूटा है उसके जो बचे हुए सेल हैं उसको हम कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। इस कॉर्पस ल्यूटियम से क्या होता है? इस कॉर्पस ल्यूटियम से हमारे पास रिलीज होता है प्रोजेस्टेरोन, और ये प्रोजेस्टेरोन क्या करवाता है कि एंडोमेट्रियम को और ज़्यादा थिक और ग्लैंडुलर बनाता है फॉर स्पर्म एंड ओवम फर्टिलाइजेशन। के एंडोमेट्रियम को इतना ज़्यादा थिक बनाता है कि स्पर्म और ओवम की फर्टिलाइजेशन हो और
एंडोमेट्रियम जो है वो बेबी को कंसीव कर सके। ये कौन करवाता है? प्रोजेस्टेरोन करवाता है। प्रोजेस्टेरोन कहाँ से आया है? कॉर्पस ल्यूटियम से आया है। तो अगर हमारे पास फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, ठीक है, इस फेज़ को हम क्या कहते हैं? इस फेज़ को हम ल्यूटियल फेज़ बोलते हैं, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम की वजह से हुआ है और ये हमारे पास 15th डे से 28th डे तक चलता है। तो अगर हमारे पास 28th डे तक फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या होगा? कम होना शुरू हो जाएगा और दोबारा एंडोमेट्रियम टूट जाएगी और दोबारा से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। सो दिस इज़ हाउ सिंपल इट इज़। मैं एक बार 2 मिनट के अंदर सारी साइकिल रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले लो प्रोजेस्टेरोन, जिसने एंडोमेट्रियम को क्या किया? ब्रेक डाउन की, मेंस्ट्रुअल साइकिल हुई, ब्लीड आया 1 to 5 डेज तक। 6th डे पर क्या हुआ? लो प्रोजेस्टेरोन ने FSH को रिलीज करवाया। FSH कहाँ पे गया? FSH हमारे पास ओवरी के पास गया, ग्रेफिन फॉलिकल बनाया, ग्रेफिन फॉलिकल ने एस्ट्रोजन रिलीज किया और एंडोमेट्रियम थिक हुए। हाई एस्ट्रोजन लेवल ने दोबारा एंटीरियर पिट्यूटरी को कहा कि भाई दूसरा ग्रेफिन फॉलिकल नहीं चाहिए, FSH कम करो, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन दो। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन दिया तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने क्या करवाई? ओव्यूलेशन करवाई। जो डिजेनरेटिव पार्ट ऑफ द ग्राफिन फॉलिकल था वो कॉर्पस ल्यूटियम हो गया, जिसने प्रोजेस्टेरोन रिलीज की और एंडोमेट्रियम तैयार की। इस फेज को हम ल्यूटियल फेज कहते हैं। पर इफ फर्टिलाइजेशन डजंट अकर तो हमारे पास क्या होगा? तो हमारे पास दोबारा से जो है वो लो प्रोजेस्टेरोन होगा और ये साइकिल दोबारा से स्टार्ट होगी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर मैं एक आपको बात बताऊं, लास्ट बात बताऊं कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो हमारे पास सस्पेंडेड कब होती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल हमारे पास सस्पेंडेड कब होती है? तो वो हमारे पास 3 ऐसी फेजेज हैं जिसमें वो सस्पेंडेड होती है, मतलब रुक जाती है। कौन कौन सी? एक तो प्रेगनेंसी है, वैसे हर मंथ होती है, प्यूबर्टी से लेके मेनोपाज तक, हर दिन हर महीने जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। लेकिन जब प्रेगनेंसी होती है तब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती। लैक्टेशन पीरियड, जब बेबी अपने बच्चे को फर्स्ट टाइम मिल्क पिला रही होती है, उस पीरियड को हम कहते हैं लैक्टेशन पीरियड। तो उस लैक्टेशन पीरियड में भी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती। और फिर जो हमारे पास थर्ड है वो है मेनोपाज। मेनोपॉज में हमारे पास जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती, क्योंकि मेनोपाज के बाद कभी भी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती। और ये मेनोपाज की एज क्या है? इट इज़ अराउंड 48 to 52 ईयर्स। आपको मेनोपाज की कैरेक्टरिस्टिक बताऊं क्या है कि देखें, हमारे पास ईस्ट्रोजन कहाँ से रिलीज हो रहा है? ग्राफिन फॉलिकल से। मेनोपाज में ग्राफिन फॉलिकल जो है ना वो बनते ही नहीं है, तो हमारे पास ईस्ट्रोजन क्या होगा? ईस्ट्रोजन बिल्कुल कम होगा। तो ईस्ट्रोजन कम होने की वजह से जो है मेनोपॉज में क्या होता है, जो है वो फीमेल को हॉट फ्लैशेस होते हैं। हॉट फ्लैशेस का मतलब बहुत ही ज़्यादा गर्मी फील होती है, गर्म जिस्म हो जाता है, हॉट फ्लैशेस फील होते हैं। तो वो हमारे पास क्यों होते हैं? मेनोपाज की वजह से होता है। क्यों मेनोपाज की वजह से होते हैं? क्योंकि लो एस्ट्रोजन होता है और लो एस्ट्रोजन की वजह से बॉडी के अंदर जो थोड़ा बहुत टेस्टोस्टेरोन फीमेल के अंदर होता है वो सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक दिखाता है, जैसे फेस के ऊपर हेयर्स आना। और ये 2-3 चीज़ें मेनोपॉज के बाद आती हैं, विच इज़ रियली ऑफ नॉट मोर कंसर्न। जो हमारे मेन है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कब जो है वो सस्पेंड होती है? एक प्रेगनेंसी में, एक लैक्टेशन में और मेनोपॉज में। ठीक है, मेनोपॉज 48 to 52 ईयर्स के बीच में होता है। हॉट फ्लैशेस जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। क्यों होती है? क्योंकि एस्ट्रोजन का लेवल कम है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे।